नमस्कार मित्रों, मैं सीआर देवासी आज वर्ण और वर्ण के भेद और उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने वर्ण का एक वीडियो बना चुके हैं, आज दूसरा वीडियो। जैसा कि इससे पहले हमने अध्ययन किया दीर्घ स्वरों का उपविभाजन, जिसमें सम संयुक्त और विषम संयुक्त वगैरह। अब इसमें एक आता है द्वित्व। वैसे द्वित्व शब्द में ही है आपको, जैसे कि द्वित्व यानी कि दो, अर्थात एक ही वर्ण का दो बार जब प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है कि सच्चा। अब यहाँ पर च एक हलंत है और एक च पूरा है, तो यहाँ पर च वर्ण का दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, द्वित्व हो गया। तो ये ऐसे शब्द हैं वो हिंदी वर्णमाला में जब भी आते हैं तो इनको द्वित्व वर्ण कहा जाता है। जैसे कुत्ता, यानी कि समान वर्ण का दो बार आना, एक हलंत वाला और एक पूरा आएगा, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे द्वित्व वर्ण। अब ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि वो ओठ हैं, ओठों की जो आकृति है उन आकृतियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, उन्हें क्या कहते हैं, और उसके बारे में। स्वरों का ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अवर्ताकार, यानी कि ओठ एक तो पूरे खुलते हैं, एक में पूरे नहीं खुलेंगे। अब जब पूरे नहीं खुलेंगे, जब पूरे खुलेंगे तो वो एक व्रत की तरह, यानी कि एकदम गोल हो जाएंगे, तो उन्हें तो वर्ताकार कहते हैं। फिर वर्ताकार या वर्तुलाकार या फिर वृत्तमुखी। और जब वो होठ पूरे नहीं खुलते हैं, उसका कुछ हिस्सा या फिर उसका कम भाग खुले, तब उसे कहते हैं अवर्ताकार, यानी कि वृत्त या फिर गोल से कम होता है तो वो होंगे अवर्ताकार। इन्हें अवर्तुलाकार भी कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्ताकार न होकर फैले रहते हैं, यानी कि गोल न होकर फैले हुए रहेंगे, तो वो जो ऐसे अक्षर होंगे जिनकी आकृति इस प्रकार बनती है, उन्हें अवर्ताकार स्वर अथवा अवर्तमुखी या फिर अवर्तुलाकार कहते हैं। अब ये अक्षर कौन कौन से होंगे, जैसे अ। अब आप अ का उच्चारण कीजिए, इसमें होठ पूरे वर्ताकार गोल नहीं हो रहे हैं। आ, ई, ए, आई वगैरह ये अक्षर हैं जो अवर्ताकार या फिर अवर्तुलाकार, और इनका जो ये विभाजन है अवर्ताकार, अवर्तुलाकार या फिर अवर्तमुखी, ये विभाजन कैसा विभाजन है, ये स्वरों का जो विभाजन है वो ओष्ठ आकृति के आधार पर विभाजन है। अब दूसरा है वर्ताकार या फिर वर्तुलाकार या फिर इन्हें कहेंगे वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्ताकार अथवा गोल हो जाते हैं, उन्हें वर्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी अथवा वर्तुलाकार कहते हैं। जैसे ऊ। आप जैसे कि आप ऊ का उच्चारण कीजिए, ऊ का उच्चारण करते ही पूरा जो होठ है वो एक, उसकी जो सैफ है वो एक जैसे कि गोला होता है ना, उस हिसाब से हो जाता है। अब ऊ, ओ और औ। अब देखिए इन दोनों में एक थोड़ा सा वर्ताकार होगा और एक थोड़ा कम होगा, तो ये फिर इनका विभाजन है, फिर वो एक और हम नेक्स्ट में इसका अध्ययन करेंगे। अन्य तीसरा भेद उदासीन भी कहा गया है, यानी कि जो इनका जो उच्चारण हो रहा है होठ की आकृति के आधार पर, उसमें वर्ताकार और अवर्ताकार, अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, इनके अलावा एक और विभाजन भी है जिससे कहा जाता है उदासीन। अब उदासीन कौन से होंगे या उदासीन की परिभाषा क्या होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ खुलकर लगभग उदासीन हो जाते हैं, अर्थात मतलब एकदम उनका उदासीन का अर्थ भी क्या होता है, उदासीन यानी कि जो एकदम न्यूट्रल होता है, अथा यथा यानी कि अ। अब भाषा वैज्ञानिकों ने इनका एक और इनका जो विभाजन किया वो इस प्रकार से है। भाषा वैज्ञानिकों ने अन्य तरह से भी वर्गीकरण किया है। इन्हें कहता है विस्तृत,
अब विस्तृत, जैसे कि नाम भी विस्तृत है, तो इसमें ई, तो इसमें होठ है पूरे पूरे विस्तृत हो जाएंगे। फिर पूर्ण विस्तृत, यानी इससे भी ज्यादा, ए, आई, यानी अपना जो होठों का पूरा सेफ है पूरा पूरा खुल जाता है। तो विस्तृत होंगे तब तो होंगे ई, और पूर्ण विस्तृत की बात है तो ई से आगे ए और आई। फिर पूर्ण वर्ताकार, उ और उ, और पूर्ण वर्ताकार से थोड़ा सा कम अल्प वर्ताकार, ओ और औ। ये 4 प्रकार का जो विभाजन है वो किसने कहा है? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा ये विभाजन किया गया है। पहला विस्तृत, उसके बाद में पूर्ण विस्तृत, पूर्ण वर्ताकार और अल्प वर्ताकार। विशेषता, अब देखिए इसमें एक विशेष बात है कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर अन्य। इसमें 2, क्योंकि वैसे ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने पढ़ा है कि वर्ताकार और अवर्ताकार, वर्तुलाकार या फिर अवर्तुलाकार, वृत्तमुखी या फिर अवृत्तमुखी, ये हमने पढ़ा है। लेकिन उसके साथ हमने लास्ट में एक और भी पढ़ा था कि उदासीन होता है, यानी कि जब जिसे अवर्ण आता है वो उदासीन वर्ण कहा गया है, जिसे शहीद वर्ण भी कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जब परीक्षा की बात आए तो उस समय आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनसीईआरटी ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वो 2 ही मानती है। कौन सी? उदासीन को एनसीईआरटी नहीं मानती है। अब आगे तीसरे प्रकार का जो स्वरों का विभाजन है वो उच्चारण स्थान के आधार पर इसे कहा गया है। अब इससे कहा गया अनुनासिक स्वर। एक तो होगा अनुनासिक और दूसरा होगा निरानुनासिक। अब अनुनासिक, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से बाहर निकलती है, अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और ऐसे जो स्वर होंगे उनको क्या कहेंगे? सा अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों को क्या कहेंगे? सा अनुनासिक स्वर। यानी कि देखिए, अब अनुनासिक और निरानुनासिक, इन दोनों में एक में मुख से ध्वनि निकलेगी और एक में मुख प्लस नासिका से, यानी कि खाली मुख से ध्वनि निकल रही है। यानी कि उच्चारण करते समय वे स्वर जिनकी ध्वनि मुख से निकलेगी वे होंगे निरनुनासिक, यानी कि जो उसमें अनुनासिक निरनुनासिक यानी नासिका का प्रयोग नहीं, और अनुनासिक यानी नासिका और मुख दोनों के साथ में साथ साथ जहां से ध्वनि बाहर निकलेगी वो हो जाएगा अनुनासिक। तो अब अनुनासिक यानी कि जो नासिकी वर्ण होता है उसमें जब हम उसको लिखेंगे तब उसमें किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आ गया निरनुनासिक, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होगा, उन्हें निरनुनासिक, अनुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे संवार, तो इसमें स पर जोर है तो मुख से भी निकल रही है और नासिका से भी है। और निरनुनासिक में सवार, बांट या फिर बाट, उंगली, उगली, चौक या फिर चौक, ये इनका विभाजन है। अब एक डॉक्टर हरदेव बाहरी है और एक कामदा प्रसाद गुरु ने भी हिंदी के स्वरों का विभाजन किया है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, अब डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन किया है। इससे पहले हमने जो विभाजन पढ़ा है वो था अनुनासिक और निरनुनासिक, ये भी उच्चारण काल के आधार पर था। अब हरदेव बाहरी के अनुसार उन्होंने विभाजन किया है, इसमें पहला विभाजन है कोमल तालव्य। अब कोमल तालव्य तो इन्होंने कहा है कि अ और आ, यानी कि जिसमें तालव्य का कोमल यानी थोड़ा सा मामूली सा स्पर्श, तो वो हो जाएंगे कोमल तालव्य वर्ण। उसमें कौन से आएंगे? अ और आ। दूसरे हैं कठोर तालव्य। अब कठोर तालव्य वो होंगे जिसमें तालु का स्पर्श थोड़ा और ज्यादा गहराई से होगा, तो उन्हें कहेंगे कोमल तालव्य, यानी ई और बड़ी ई। फिर ओष्ठ्य, जैसे ऊ और ऊ। अब ऊ और बड़ा ऊ दोनों बोलते हैं तो इसमें ओष्ठ पूर्ण, जैसे कि हमने वर्ताकार वाला पढ़ा था, तो उसमें पूर्ण विस्तृत वाले और एक उससे भी ज्यादा विस्तृत, तो इसमें अल्प विस्तृत में आएंगे ये दोनों ओष्ठ्य वर्ण, ऊ और ऊ।
फिर कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य कौन से? देखिए इसमें तालव्य 3 आ गए, एक कोमल तालव्य, एक कठोर तालव्य और एक आ गया कंठ तालव्य। लेकिन देखिए इसमें विशेषता है कि इस तीनों के अंदर क है। कोमल में भी क है, कठोर में भी क है और कंठ में भी क है। अब कंठ, वैसे हिंदी का जो जब उच्चारण काल पढ़ेंगे अक्षरों का, तो उसमें अकुह विसर्जन्या नाम कंठ, यानी कि अ और आ, कु यानी कि क वर्ग पूरा, और ह और विसर्जन, इनका जो उच्चारण स्थान वो मुंह के किस भाग से होगा? वो कंठ से होगा। तो इन्हें कंठ तालव्य कहा गया है, ए और ऐ को। और फिर कंठोष्ठ यानी कि ओ और औ। अब इसके बाद में भी कुछ है, ज्यादातर व्याकरण क्या कहती है? री को मूर्धन्य वर्ण कहा गया है, अनुस्वार को नासिक है और विसर्ग को कंठे माना गया है। और वैसे भी हमने जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि अकुह विसर्जन्या नाम कंठ, यानी कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, एक तो मूल स्वर और दूसरे है संधि स्वर। मूल स्वर कौन से? मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य स्वरों की मदद नहीं ली जाती है, यानी कि वो अपनी मूल अवस्था में जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वे होते हैं, वे मूल स्वर होते हैं। और ये कितने हैं? ये 4 हैं। कौन से? अ। अब देखिए अ में किसी का, जैसे आ होता है ना, तो आ में अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, लेकिन वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे और ये मूल होंगे, क्योंकि इसमें फिर इनका कोई विभाजन नहीं होता है। तो अ और ई, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अ था उसी प्रकार से ई भी है, उसी प्रकार से ऊ भी है और उसी प्रकार से री भी है। अगर मूल स्वर पूछा जाए तो कितने होंगे? 4 होंगे। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दूसरा जो वर्गीकरण उन्होंने किया वो किया है संधि स्वर का। अब संधि स्वर कौन सा? जैसे कि हम संधि पढ़ेंगे तब संधि में क्या होगा? संधि में जब 2 शब्द हैं या फिर 2 स्वर हैं, जैसे कि स्वर संधि पढ़ेंगे उसमें 2 स्वरों का मिलन होगा, तो इसमें मूल स्वरों के मेल से बने स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। यानी मूल स्वर जो हमने इससे पहले पढ़े वो 4 हैं, इन 4 स्वरों के मेल से जो और अन्य स्वरों की जो रचना होगी उन्हें क्या कहेंगे? संधि स्वर। जैसे कि आ, तो अ प्लस अ बराबर आ, ई तो ई प्लस ई बराबर बड़ी। इसी प्रकार से ये वो 4 हो गए और ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 4 और 7 कुल कितने हो गए? 11। और स्वर कितने हैं? कुल 11 ही है। अब यहाँ पर संधि स्वर, यहाँ पर और थोड़ा सा गहराई में गए हैं। संधि स्वर को दो भेद हैं, एक दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से? किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में जो, जैसे कि दीर्घ संधि होगी, तो दीर्घ संधि में भी समान स्वरों का जो उसमें मेल होकर और फिर जब उसका संधि रूप बनेगा वो दीर्घ संधि का कहलाता है। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर में भी समान वर्ण, यानी कि अ है तो उसके आगे अ का मिलन होगा और बराबर जाकर आ मिल जाएगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये हो गया दीर्घ स्वर। उसके बाद में दूसरा विभाजन हुआ है संयुक्त स्वर का। भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न स्वरों के, यानी अ के आगे अ घन अ न होकर ई, या फिर अ घन ऊ, या फिर अ घन आ ए, या फिर अ घन आ, या फिर अ घन औ। ये मतलब जो उससे समान वर्ण न होकर भिन्न स्वर होंगे तो वो जाकर जो स्वर, जिन स्वरों की रचना होगी वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो अ प्लस ई बराबर, इससे क्या किसकी रचना हुई? ए की। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना? ओ। आ प्लस ए बराबर क्या हुए? ए ऐ। और आ प्लस ओ बराबर औ। भोलानाथ तिवारी ने संयुक्त स्वर को संधि अक्षर भी कहा है। संधि अक्षर कौन से?
संधि अक्षर का अर्थ क्या हुआ, यानी कि इनसे संधियों का भी ये संधि अक्षर है। अब अगला जो विभाजन है वो जीवा की स्थिति के आधार पर है, या फिर उसको कहेंगे स्थानागत भेद। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। अब देखिए, जैसे कि जीवा है, उस पूरी जीवा को इसके 3 भाग बनाएंगे। एक जीवा का जो सामने का हिस्सा उसको अग्रस्वर, एक बीच का उसको मध्य स्वर, और एक थे कंठ के पास का उसको पक्ष स्वर कहा गया है। अब इन तीनों स्थानों से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उनको उस हिसाब से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर कहा जाएगा। जीवा के अग्र भाग से उच्चारित होने के कारण वे स्वर या फिर उन स्वरों को क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। यानी कि जीवा के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वे स्वर क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। जैसे कि ई, आप उच्चारण करके देख लीजिए, ई, ई, ए, आई। जब आप इनका उच्चारण करते हो तो आपका जो मुंह है वो आपका आगे की तरफ, जब आप पूरा मुंह खोलोगे तब जाकर और जीवा को स्पर्श करोगे तब जाकर वो स्वर निकलेंगे। ई, ई, ए, आई, ये तो ये हो गए अग्र स्वर। तो अग्र स्वर कितने हुए, 4। फिर जीवा के मध्य भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। यानी कि जीवा के सेंटर भाग से जिन अक्षरों का, जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो कहलाएंगे मध्य स्वर। इसे उदासीन भी कहते हैं, शहीद वर्ण भी कहेंगे, यथा अ। अब अ बोल के आप देखिए, अ को उच्चारण करके देख लीजिए। आगे हैं पक्ष स्वर, यानी कि जीवा के पिछले हिस्से से उच्चारित होने के कारण इन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ और एक आ, जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज वगैरह में जो आ आता ना वो। अब आगे भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर हरदेव बहारी ने आ को मध्य स्वर कहा है। अब देखिए, वैसे आ का उच्चारण जो हमने किया है इसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर हरदेव बहारी ने कहा कि अ है वो क्या है, मध्य स्वर है, आ। जबकि हिंदी उद्भव, विकास और रूप तथा अन्य पुस्तकों में आ को पक्ष स्वर माना गया है, अतः इसे पक्ष स्वर भी कहते हैं। अब मुख की आकृति के आधार पर, यानी कि मुख का जो खुलेगा उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्धविवृत। अब देखिए थोड़ा सा पहला इनकी परिभाषा। अविवृत यानी कि विस्तृत, फिर अर्धविवृत यानी कि विस्तृत है उससे थोड़ा सा कम विस्तृत, यानी कि जब विवृत मैंने पूरा विस्तृत होगा, मुंह पूरा खुल जाएगा, उससे थोड़ा सा कम खुलेगा ना, विस्तृत से थोड़ा कम, वो हो जाएगा अर्धविवृत। फिर जैसे कि ये है संवृत और अर्ध संवृत, तो संवृत का अर्थ होगा यानी कि कम खुला हुआ, और उस कम खुले हुए से मतलब संवृत विवृत का ऑपोजिट है। विवृत का अर्थ हुआ विस्तृत, तो संवृत यानी कि जब विवृत में पूरा विस्तार होगा तो संवृत में मुंह का कम विस्तार होगा, बहुत कम विस्तार होगा। फिर उससे थोड़ा सा अधिक, तो वो हो जाएगा अर्ध संवृत। अब संवृत पहला अर्थात कम खुला हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, ई, उ। फिर अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुले उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ, ये हो गया। अब विवृत का अर्थ क्या हुआ, विवृत का अर्थ हुआ अधिक खुला हुआ, मतलब अधिक विस्तृत। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे कि आ। अब आगे है अर्ध विवृत, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक, जब मुंह खुले और उस समय जिस ध्वनि का उच्चारण हो, जिन स्वरों का उच्चारण हो उन्हें अर्ध विवृत कहते हैं, जैसे अ, ए और औ। और वैसे आ है वो उसको भी अर्ध विवृत कहा गया है।
और इस प्रकार से मित्रों हमारी 2 क्लास में जो स्वर है, स्वरों का जो विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण है, यानी कि ओष्ठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख के आधार पर, और ये जो विभिन्न प्रकार का इनका वर्गीकरण, और साथ में इसमें डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने भी जो स्वरों का जो विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है उसका हमने बहुत ही डिटेल के साथ में और विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि स्वरों से संबंधित किसी भी क्लास का, चाहे वो छोटे एग्जाम हो या फिर बड़े एग्जाम, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर अभी आने वाली सेकंड ग्रेड और रीट, और भी जो आरटेट वगैरह जितने भी हैं, इसमें इससे बाहर जाने की कोई भी प्रश्न जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है। और इस वीडियो पर आप इसका अध्ययन करें और इस पर और भी अगर सुधार की गुंजाइश हो, कहीं अगर कोई कमी भी रह गई हो तो उसके बारे में भी राय दें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना ही है आप सभी को। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।